अगर जरा कल्पना की जाए, मतलब सोचकर देखिए कि बाहर दोपहर के 2 बज रहे हैं। सबसे गर्म वक्त। बिल्कुल। और कमरे का एसी 18 डिग्री पर पूरी ताकत से चल रहा है, लेकिन अगर खिड़की के बाहर देखें तो सड़क का जो डामर है ना, वो सचमुच पिघल रहा है। जी बिल्कुल पिघल रहा है। हवा इतनी गर्म है कि बस सांस लेने पर ही फेफड़ों में एक अजीब सी जलन महसूस होती है। लू के थपेड़े। सही कहा। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा में हमारे सामने साल 2024 और 2025 के जो जलवायु डेटा हैं, जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं और जो अर्बन प्लानिंग के कई सारे दस्तावेज रखे हैं, हम उनकी गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। और ये दस्तावेज काफी चौंकाने वाले हैं। बहुत ज्यादा। तो इन स्रोतों को देखकर हमारा जो मुख्य मिशन है आज, वो ये समझना है कि क्या हम सिर्फ कुछ खराब गर्मियों का सामना कर रहे हैं, या फिर हमारे जो शहर हैं वो एक भयानक सिस्टम कोलैप्स की कगार पर खड़े हैं। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। मतलब इन आंकड़ों को देखते हुए ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पूरा का पूरा देश धीरे धीरे एक विशाल ओवन में तब्दील हो गया है। और सबसे डरावनी बात यह है कि हम खुद ही उस ओवन का दरवाजा बंद करके अंदर से तापमान की जो नॉब है ना, उसे बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए, ये जो आपने ओवन वाला रूपक दिया ना, अगर हम इसे हमारे पास मौजूद डेटा के नजरिए से देखें तो हालात सच में बहुत चिंताजनक लगते हैं। 2024 और 2025 के जो आंकड़े हमारे पास हैं, वो बिल्कुल साफ तौर पर दिखाते हैं कि दिल्ली, राजस्थान या उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान ने केवल पुराने रिकॉर्ड नहीं तोड़े हैं। तो फिर क्या हुआ है? मतलब उन्होंने उन रिकॉर्ड्स को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। हम 48 से 50 डिग्री सेल्सियस के उस खतरनाक दायरे में हफ्तों तक रहे हैं। हफ्तों तक? अरे बाप रे। जी हाँ, जो चीज पहले कभी कभार सिर्फ कुछ घंटों के लिए होती थी, वो अब हफ्तों तक टिक रही है। और समस्या ये है कि ओवन में गर्मी सिर्फ पैदा नहीं होती है ना। हाँ, वो तो अंदर ही कैद रहती है। बिल्कुल, वो उसी में कैद रहती है। हमारे जो स्रोत हैं वो साफ इशारा कर रहे हैं कि ये कोई मौसमी विसंगति या बस एक बुरा साल नहीं है। अच्छा। हम एक ऐसे चरण में प्रवेश कर चुके हैं जहां ये अत्यधिक गर्मी एक नया मानक यानी एक न्यू नॉर्मल बन रही है। और हमारा जो मौजूदा बुनियादी ढांचा है वो इस नए मानक को झेलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो बुनियादी ढांचे के चरमराने की बात करें अगर, तो इन रिपोर्ट्स में जो जमीनी हकीकत दर्ज है वो सच में डराने वाली है। हाँ बिल्कुल। मतलब मैंने पढ़ा कि अस्पतालों में लू और डिहाइड्रेशन के मरीजों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सिस्टम पर बहुत दबाव है। वही तो। और जो भूजल स्तर है, जो ग्राउंड वाटर है, वो तेजी से गिर रहा है। और बिजली की मांग ने तो ऐतिहासिक आंकड़े पार कर लिए हैं। हर कोई बस गर्मी से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा एयर कंडीशनर चला रहा है। सही बात है। तो मैं ये सोच रही थी कि क्या हम बस पावर ग्रिड की क्षमता बढ़ाकर और हर जगह एसी लगाकर इस विशाल ओवन से बच सकते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि ये कोई स्थायी समाधान नहीं है। एसी तो बस अंदर की गर्मी को बाहर फेंक रहा है ना। बिल्कुल। और यहीं पर आके तकनीक एक बहुत बड़ा जाल बन जाती है। मतलब थर्मोडायनेमिक्स का ना एक बहुत ही सरल नियम है। अच्छा, वो क्या है? नियम यह है कि गर्मी को नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। तो मतलब हम बस अपनी गर्मी पड़ोसियों को दे रहे हैं? एक तरह से हाँ। जब लाखों एसी एक साथ चलते हैं तो वे कमरों को तो ठंडा कर देते हैं, लेकिन उनकी जो मोटरें हैं और जो कंप्रेसर हैं वो भयंकर गर्मी बाहर सड़कों और गलियों में फेंकते हैं। ओहो। और वो चीज बाहरी तापमान को 2 से 3 डिग्री तक और बढ़ा देती है। अब इस अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए हमारे पावर प्लांट्स को अपनी क्षमता से ज्यादा काम करना पड़ता है। और हमारे ज्यादातर पावर प्लांट्स तो कोयले से चलते हैं, है ना? बिल्कुल। भारत में अभी भी ज्यादातर बिजली कोयले से ही बनती है। यानी गर्मी से बचने के लिए जो बटन दबाया जा रहा है वो सीधे तौर पर पावर प्लांट में ज्यादा कोयला जलवा रहा है। अरे तो ये तो एक दुष्चक्र हो गया। बिल्कुल दुष्चक्र है। वो ज्यादा कोयला फिर से वायुमंडल में ज्यादा कार्बन और ज्यादा गर्मी पैदा कर रहा है। और जब पानी की आपूर्ति कम हो, लाखों एसी चल रहे हो और अस्पतालों में अचानक हजारों मरीज आ जाए, तो ट्रांसफॉर्मर्स जलने लगते हैं। हाँ, गर्मियों में पावर कट तो बहुत आम है। और जब पूरा का पूरा ग्रिड ठप हो जाता है तो उसे ही सिस्टम कोलैप्स कहते हैं। रुको, ये जो आपका तर्क है ना, ये सुनने में तो बहुत तार्किक लगता है। हाँ। लेकिन क्या हम उन लोगों से ये कह सकते हैं जो 48 डिग्री की भीषण गर्मी में झुलस रहे हैं
कि भाई आप अपना एसी बंद कर दो। नहीं, ये तो संभव नहीं है। वही ना, इंसान तो अपनी जान बचाने के लिए वो सब करेगा जो जो उसके हाथ में है। अगर बाहर सच में आग बरस रही है तो एसी चलाना कोई विलासिता या लग्जरी तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो तो एक तरह से जीवन रक्षक बन जाता है। तो क्या ये हमारी एक बहुत बड़ी मजबूरी नहीं है? देखिए, ये मजबूरी तो है, और सच कहूं तो यही हमारी सबसे बड़ी विफलता भी है। बात एसी बंद करने की नहीं है यहाँ पर। तो फिर बात किस चीज की है? बात उस चक्रव्यूह को समझने की है जिसने हमें एसी पर इतना ज्यादा निर्भर कर दिया है। मतलब हम उस स्थिति तक पहुंचे ही क्यों जहां बिना किसी मशीन के इंसान का जिंदा रहना इतना मुश्किल हो गया है। ये सोचने वाली बात है। हमारे स्रोतों में इस स्थिति के कारणों का बहुत गहराई से विश्लेषण किया गया है। असल में हमने अपने इर्द गिर्द एक हीट ट्रैप यानी गर्मी का ऐसा जाल बुन लिया है जिसके कई सारे स्तर हैं। अच्छा। इसका जो सबसे पहला और सबसे व्यापक स्तर है वो है ग्लोबल वार्मिंग। हम दशकों से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी जो गैसें हैं वो छोड़ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तो खैर हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वो एक कंबल की तरह काम करता है। बिल्कुल सही। लेकिन जब मैं इन रिसर्च पेपर्स को पढ़ रही थी ना, तो सच बताऊं, ये कंबल अब एक भारी रजाई जैसा लगने लगा है जिससे दम घुट रहा हो। इसे ऐसे समझे कि पृथ्वी पर सूरज की जो रोशनी आती है, जमीन उसे सोख लेती है। हाँ। और फिर उसे इंफ्रारेड रेडिएशन यानी गर्मी के रूप में वापस अंतरिक्ष की ओर छोड़ती है। ठीक है। लेकिन हमारे द्वारा जो उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों के कण हैं, वो इस इंफ्रारेड रेडिएशन को अंतरिक्ष में जाने से रोक लेते हैं। तो वो गर्मी बाहर नहीं जा पाती? बिल्कुल नहीं, उसे वापस जमीन की तरफ धकेल देते हैं। हाँ। ये एक अदृश्य दीवार की तरह है, और हम हर दिन लाखों टन नया धुआं उगलकर इस दीवार को और भी मोटा करते जा रहे हैं। बाप रे। पर देखिए, ये तो हो गई पूरी दुनिया की बात, एक ग्लोबल लेवल की बात। हाँ। लेकिन जो डेटा मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा चौंका रहा है ना, वो है हमारे शहरों और गांवों के तापमान का जो भारी अंतर है। अर्बन इफेक्ट। हाँ, मतलब जब मैं दिल्ली या लखनऊ के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी होती हूँ तो वो जो गर्मी है वो उस गर्मी से बहुत अलग और बहुत जानलेवा लगती है जो शहर से 50 किलोमीटर दूर किसी गांव में महसूस होती है। बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है। इन रिपोर्ट्स में इसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहा गया है। मुझे तो ये ऐसा लगता है जैसे हमारे शहर अब विशाल कंक्रीट के स्पंज बन गए हैं। कंक्रीट के स्पंज? हाँ, जो पानी की बजाय सिर्फ सूरज की आग सोख रहे हैं। हर सड़क, हर फ्लाईओवर, हर गगनचुंबी इमारत बस एक ही काम कर रही हैं, गर्मी को चूसना। क्या विकास का मतलब यही है कि हम खुद ही अपने लिए ये हीट ट्रैप तैयार करें? हाँ, ये जो स्पंज वाला विचार आपने दिया ना, ये थर्मल मास की वैज्ञानिक अवधारणा को बहुत ही अच्छे से समझाता है। अच्छा, थर्मल मास, ये क्या होता है? कंक्रीट, डामर और ईंटों का जो थर्मल मास होता है वो बहुत अधिक होता है। मतलब इनमें गर्मी को सोख कर उसे लंबे समय तक अपने अंदर रोक कर रखने की अत्यधिक क्षमता होती है। प्राकृतिक परिवेश में जैसे घास या मिट्टी वाले मैदानों में सूरज ढलते ही जमीन अपनी गर्मी तुरंत छोड़ देती है। हाँ, इसीलिए तो गांव में रातें ठंडी हो जाती हैं, है ना? बिल्कुल। लेकिन शहरों में वो जो डामर की सड़क है और वो जो कंक्रीट की दीवारें हैं, वो रात के समय भी एक भट्टी की तरह धीरे धीरे वो गर्मी बाहर फेंकती रहती हैं। ओह, तो इसीलिए रात में भी वो घुटन सी महसूस होती है। सही कहा। इसलिए शहरों में रात का तापमान कम हो ही नहीं पाता। और हमने विकास के नाम पर क्या किया है? हमने पश्चिमी देशों की तर्ज पर भारत में पूरी तरह कांच से ढकी इमारतें बना दी हैं। हाँ, वो जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस होते हैं। बिल्कुल। अब ठंडे देशों में कांच की इमारतें सूरज की रोशनी अंदर लाने के लिए होती हैं, ताकि गर्माहट रहे। हाँ। लेकिन हमारे जैसे गर्म देश में वो एक विशाल ग्रीन हाउस बन जाती हैं जो अंदर बेतहाशा गर्मी पैदा करती हैं। मतलब हमने जानबूझकर अपने लिए ऐसी भट्टियां डिजाइन की हैं। और मुझे ये देखकर और भी हैरानी होती है कि इस कंक्रीट के जंगल को खड़ा करने के लिए हमने जो हमारे असली जंगल थे उनकी बलि चढ़ा दी। बिल्कुल, वनों की कटाई। रिपोर्ट का जो अगला हिस्सा मैंने देखा, जो वनों की कटाई यानी डिफॉरेस्टेशन पर है, वो सिर्फ पेड़ कटने के बारे में नहीं है। तो क्या है? ये जो हमारा प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम था ना, उसके पूरी तरह से नष्ट होने के बारे में है। हम हमेशा बस यही सोचते हैं कि पेड़ तो सिर्फ छाया देते हैं। देखिए, पेड़ सिर्फ एक छाता नहीं है, वे हमारी धरती के प्राकृतिक एयर कंडीशनर हैं। प्राकृतिक एयर कंडीशनर? वो कैसे? इसके पीछे का जो विज्ञान है उसे वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है। और
एक जो पूरी तरह से विकसित पेड़ होता है वो अपनी जड़ों से सैकड़ों लीटर पानी जमीन के नीचे से खींचता है और फिर अपने पत्तों के जो छोटे छोटे छेद होते हैं उनके जरिए उसे भाप बनाकर हवा में छोड़ता है। अच्छा। अब जब पानी तरल से गैस में बदलता है तो वो आसपास की हवा से भारी मात्रा में गर्मी सोख लेता है। ये ठीक वैसी ही प्रक्रिया है जैसी आपके एसी के अंदर जो रेफ्रिजरेंट गैस होती है ना, वो करती है। अरे वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। एक बड़ा पेड़ कई सेंट्रल एसी के बराबर कूलिंग कर सकता है। तो जब हम उस पेड़ को काट कर वहां कंक्रीट बिछा देते हैं तो हम सिर्फ लकड़ी नहीं खो रहे हैं, हम उस पूरे इलाके का जो माइक्रो क्लाइमेट है, जो सूक्ष्म जलवायु है, उसे नष्ट कर रहे हैं। जमीन के नीचे की नमी खत्म हो जाती है और हवा बिल्कुल रूखी और गर्म हो जाती है। ये सब ना इतना आपस में जुड़ा हुआ है कि अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों मौसम का मिजाज इतना हिंसक हो गया है आजकल। बिल्कुल। रिसर्च में एक जगह क्लाइमेट चेंज पैटर्न शिफ्ट का जिक्र है, जहां बताया गया है कि मानसून अपने तय समय पर नहीं आ रहा है और लू की जो अवधि है वो पहले से कहीं कहीं ज्यादा लंबी हो गई है। पैटर्न पूरी तरह बदल गया है। जब हवा में वो प्राकृतिक नमी ही नहीं बची और जमीन कंक्रीट की वजह से उबल रही है तो मौसम का चक्र तो टूटेगा ही ना। और इसी टूटे हुए चक्र से जन्म होता है हीट डोम या गर्मी के गुंबद का, जिसका सामना हमने पिछले कुछ सालों में किया है। हीट डोम, ये क्या होता है? जब जमीन अत्यधिक गर्म होती है तो हवा गर्म होकर ऊपर उठने की कोशिश करती है, लेकिन वायुमंडल में ऊपर हवा का दबाव अधिक होने के कारण वो उस गर्म हवा को वापस नीचे की ओर धकेल देता है। अच्छा। कल्पना कीजिए कि एक उबलते हुए बर्तन पर किसी ने एक अदृश्य ढक्कन लगा दिया है। बाप रे। वो हवा नीचे की ओर दबती है और विज्ञान का नियम है कि जब हवा सिकुड़ती या दबती है तो वो और ज्यादा गर्म हो जाती है। तो मतलब वो एक प्रेशर कुकर बन जाता है। बिल्कुल। ये हाई प्रेशर का जो ढक्कन है ये इतना ताकतवर होता है कि ये मानसून के बादलों को भी उस इलाके में घुसनी नहीं देता और उन्हें अपना रास्ता बदलने पर मजबूर कर देता है। ओह, तो इसीलिए बारिश नहीं होती। हाँ, इसलिए हमारे शहरों के ऊपर हफ्तों तक बारिश की एक बूंद नहीं गिरती और जो तापमान है वो 50 डिग्री को छूने लगता है। ये जो ढक्कन या हीट डोम वाला हिस्सा है ना, ये सच में बहुत डरावना है। और जब हम इसके मानवीय प्रभाव वाले सेक्शन को पढ़ते हैं तो एक शब्द बार बार सामने आता है, साइलेंट किलर, खामोश कातिल। हाँ, मतलब ये कोई भूकंप या सुनामी तो है नहीं जो सामने से इमारतों को गिरा दे। सब कुछ देखने में बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन ये लोगों को अंदर से मार रही है। सही कहा आपने। रिपोर्ट्स में जिस तरह से हीट स्ट्रोक और ऑर्गन फेलियर यानी शरीर के अंगों के काम करना बंद करने की जो प्रक्रिया समझाई गई है ना, वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं है। इसके पीछे शरीर की अपनी एक भौतिकी काम करती है। देखिए, मानव शरीर का भी अपना एक कूलिंग मैकेनिज्म होता है, पसीना। जब शरीर का तापमान बढ़ता है तो पसीना आता है और जब ये पसीना वाष्पीकृत होता है या सूखता है तो शरीर ठंडा हो जाता है। हाँ, ये तो प्राकृतिक है। लेकिन असली समस्या वेट बल्ब टेम्परेचर की है। वेट बल्ब, ये क्या है? जब हवा में गर्मी के साथ साथ नमी या ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है तो हवा में और नमी सोखने की जगह ही नहीं बचती। अच्छा, तो हवा पहले से ही भरी हुई है। बिल्कुल। तो ऐसे में आपके शरीर से पसीना निकलता तो है, लेकिन वो वाष्पीकृत नहीं होता, सूखता नहीं है। अरे बाप रे। आपका जो प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम है वो पूरी तरह फेल हो जाता है। हाँ। फिर शरीर का अंदरूनी तापमान 37 डिग्री से बढ़कर 40 या 41 डिग्री तक पहुंचने लगता है। तो शरीर अंदर से उबलने लगता है। हाँ, इस तापमान पर शरीर के प्रोटीन टूटने लगते हैं, खून गाढ़ा होने लगता है, दिल को खून पंप करने के लिए बेतहाशा मेहनत करनी पड़ती है। हे भगवान। और बस कुछ ही घंटों में दिमाग, किडनी और दिल ये सब काम करना बंद कर देते हैं। इसी वजह से जो मेडिकल डेटा है उसमें ये बिल्कुल साफ दिख रहा है कि इस खामोश कातिल का जो सबसे आसान शिकार है वो दिहाड़ी मजदूर हैं जो निर्माण स्थलों पर खुले आसमान के नीचे काम करते हैं। बिल्कुल, वो सबसे ज्यादा खतरे में है। साथ ही बच्चे जिनका शरीर अभी इतना विकसित नहीं है कि तापमान के इस हिंसक बदलाव को झेल सके जी। और हमारे बुजुर्ग जिनकी शारीरिक क्षमता उम्र के साथ कम हो गई है जी। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा विचलित कर रही है वो है क्लाइमेट मॉडलिंग की वो चेतावनी, जहां कहा गया है कि अगर यही स्थिति रही तो आने वाले कुछ दशकों में भारत के कुछ इलाके अनइनहैबिटेबल हो जाएंगे। हाँ, रहने लायक नहीं बचेंगे। मतलब इंसान वहां रह ही नहीं पाएगा। क्या हम सच में एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां जमीन होगी, हवा होगी, लेकिन इंसान
इंसान बाहर कदम रखते ही उबल जाएगा? देखिए, ये चेतावनी कोई अतिशयोक्ति और डराने वाली बात नहीं है। ये बाकायदा गणितीय संभावनाओं पर आधारित है। अगर वेट बल्ब टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को पार कर जाता है, तो एक पूर्ण रूप से स्वस्थ इंसान भी, जो छाया में बैठा हो और कोई काम भी न कर रहा हो, वो भी 6 घंटे के भीतर अपनी जान गंवा सकता है। सिर्फ 6 घंटे में? जी हाँ। छाया में बैठे हुए? जी हाँ। अगर हमने कार्बन उत्सर्जन और हमारे शहरी ढांचे को नहीं बदला, तो हमारे पास ऐसे जोन होंगे जहां गर्मियों के दौरान जीवन का अस्तित्व ही संभव नहीं होगा। ये तो बहुत भयानक स्थिति होगी। लोगों को बड़े पैमाने पर विस्थापित होना पड़ेगा। ये महज कोई मौसम की चेतावनी नहीं है, एक राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य का सबसे बड़ा संकट बन चुका है। इतनी भयानक तस्वीर देखने के बाद तो जाहिर है कि हम समाधान खोजना चाहेंगे, और हमारे दस्तावेजों का जो आखिरी हिस्सा है वो इसी बारे में है। हाँ, समाधान भी दिए गए हैं। यहाँ पौधारोपण, प्रदूषण नियंत्रण, जल प्रबंधन, कूल रूफ टेक्नोलॉजी और सरकारी नीतियों जैसे समाधानों की पूरी सूची दी गई है। लेकिन जब मैं कूल रूफ टेक्नोलॉजी या अपनी छत को सफेद रंग से पेंट करने जैसी बात पढ़ती हूँ ना, तो मुझे एक अजीब सी शंका होती है। कैसी शंका? मतलब हम एक तरफ सिस्टम कोलैप्स और हीट डोम जैसी महाविशाल समस्याओं की बात कर रहे हैं, हाँ। और दूसरी तरफ समाधान ये है कि मैं अपनी छत सफेद कर लूं। क्या ये छोटे छोटे व्यक्तिगत कदम सच में इतने बड़े वैश्विक संकट से लड़ सकते हैं, या ये सिर्फ एक छलावा है और हमें सिर्फ बड़ी सरकारी नीतियों का इंतजार करना चाहिए? देखिए, ये बहुत ही जायज शंका है। अक्सर हमें लगता है कि इतनी बड़ी समस्या का समाधान हमेशा कोई विशाल मशीन या कोई जादू की छड़ी ही होगी। हाँ, ऐसा ही लगता है। लेकिन विज्ञान एल्बीडो इफेक्ट पर काम करता है। एल्बीडो इफेक्ट, ये क्या होता है? गहरे रंग सूरज की गर्मी को सोखते हैं और हल्के रंग उसे वापस परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट कर देते हैं। अच्छा, जैसे गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना? बिल्कुल वही लॉजिक है। अगर एक व्यक्ति अपनी छत पर सफेद कोटिंग करता है, तो उसके घर का तापमान 3 से 4 डिग्री कम हो जाता है। उसे एसी कम चलाना पड़ता है। अब इस छोटे से कदम को पूरे शहर के स्तर पर सोचकर देखिए। अगर सरकार नीति लागू करे कि शहर की 80% छतों और यहां तक कि सड़कों को हीट रिफ्लेक्टिव सामग्री से बनाया जाएगा, तो पूरे शहर का माइक्रो क्लाइमेट बदल जाएगा। पावर ग्रिड पर जो दबाव है वो कम होगा और अंततः कोयले का जलना कम होगा। यानी वो सफेद छत जब लाखों सफेद छतों से जुड़ती है, तो वो एक मैक्रो सॉल्यूशन बन जाती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। समाधान जो है वो व्यक्तिगत और सरकारी प्रयासों के बीच का एक पुल है। इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी और बेहतर सार्वजनिक परिवहन का इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार को बनाना होगा, लेकिन उनका उपयोग करने की जो मानसिकता है वो जनता को विकसित करनी होगी। सही बात है। और पानी के बारे में क्या? जल प्रबंधन में सरकारों को नदियों को बचाना है, लेकिन घर घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए बारिश की हर एक बूंद को जमीन के नीचे पहुंचाना एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। ताकि वो थर्मल मास वाली बात। बिल्कुल, ताकि जो कंक्रीट का थर्मल मास है वो ठंडी और नम मिट्टी से संतुलित हो सके। और सबसे अहम बात, शहरी योजना। हमें ऐसे शहर डिजाइन करने बंद करने होंगे जो बस कंक्रीट के गड्ढे हैं, हवा के गुजरने के रास्ते, जिन्हें विंड कॉरिडोर्स कहते हैं, वो बनाने होंगे। और पेड़ लगाना। जहां तक पौधारोपण की बात है, हमें सिर्फ पौधे लगाने नहीं हैं, उन्हें एक बड़े पेड़ बनने तक बचाना है, ताकि वे सच में हमारे शहर के प्राकृतिक एयर कंडीशनर बन सकें। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें, तो जो स्रोत और जो डेटा हमने खंगाले हैं, वे एक बहुत साफ संदेश दे रहे हैं। हाँ, संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। 48 डिग्री का तापमान सिर्फ एक गर्म दिन नहीं है। ये ग्लोबल वार्मिंग, कंक्रीट के स्पंज बनते हमारे शहर, कटते प्राकृतिक एयर कंडीशनर और टूटते मौसम चक्र का एक मिला-जुला हीट ट्रैप है। बिल्कुल। हमने समझा कि ये कोई शोर मचाने वाली आपदा नहीं, बल्कि एक खामोश कातिल है जो सीधे हमारे शरीर के अंगों पर हमला कर रहा है। लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। बिल्कुल, उम्मीद है। विज्ञान के पास रास्ते हैं, बस